नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं एनबीसीसी कंपनी के बारे में, वो भी कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट पर्पज से कि ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का ग्राफ क्या कहता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फाइनेंशियल ट्रेंड, फाइनेंशियल रेशियोज क्या कहते हैं। इन सारी चीज़ों का डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद अपन इस निष्कर्ष पर भी पहुंचेंगे कि अपन इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, एनबीसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया। तो इसके नाम से ही सिद्ध होता है कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नवरत्न इंटरप्राइजेस है और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आती है। ये कंपनी दोस्तों मेनली 3 सेगमेंट में काम करती है। पहला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी, दूसरा इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, तीसरा रियल एस्टेट। तो बेसिकली दोस्तों आप ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट के सभी टाइप के सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जैसे रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये सारे टाइप के जो प्रोजेक्ट हैं इनको मैनेज करने का काम यही कंपनी करती है। इसके अलावा दोस्तों बहुत टाइप के और प्रोजेक्ट जैसे हाई राइज चिमनी बनाना, कूलिंग टावर्स बनाना, कोल हैंडलिंग प्लांट्स बनाना, तो इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स है ना इनको एग्जीक्यूट करने का काम भी इसी कंपनी का है। बेसिकली दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के लगभग सारे काम ये कंपनी कर देती है, जैसे फिजिबिलिटी स्टडीज, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बेसिक एंड डिटेल इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग एंड टेस्ट, एंड फाइनली जो क्लाइंट्स होते हैं उनको हैंड ओवर करने तक का काम लगभग सारा का सारा यही कंपनी करती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे अपार्टमेंट्स, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स जैसे कॉर्पोरेट ऑफिसेज, बिल्डिंग्स एंड शॉपिंग मॉल्स, ये सारी चीज़ें भी यही कंपनी डेवलप करती है। इस कंपनी का जो रेवेन्यू वो सबसे ज़्यादा आता है इसके पहले वाले सेगमेंट से, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी वाले सेगमेंट, उससे 92% इसका रेवेन्यू आता है। रियल एस्टेट से 2% एंड ईपीसी वाले सेगमेंट से इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 6% के आसपास आता है। इसके अलावा भी दोस्तों इस कंपनी के कुछ और जगहों पर भी प्रोजेक्ट चलते रहते हैं जैसे दुबई, मालदीव्स, मॉरिशियस, सेशल्स आदि जगहों पर। अब दोस्तों इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज देखते हैं। तो सबसे पहले आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी का है 26.4%, जो कि ऑफ कोर्स एक काफ़ी बेहतर रेशियो है। इसका दोस्तों सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर कंपनी 100 रुपये खर्च कर रही है तो उस पर कितने रुपए बना रही है। तो 100 रुपये खर्च कर रही है तो लगभग 126.4 रुपये बना पा रही है इस रेशियो के अकॉर्डिंग। और दोस्तों यहाँ पे जो 126 रुपीज़ बन रहे हैं इसमें अभी भी इंटरेस्ट और टैक्स इंक्लूडेड है। तो जब ये वाली कंपनी ये सारी टैक्सेस और इंटरेस्ट को पे कर देगी उसके बाद जो बचेगा उसको कहेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी। तो दोस्तों अगर कंपनी ने डेट नहीं ले रखा है तो डायरेक्टली इंटरेस्ट और टैक्स पे करने के बाद डायरेक्टली आएगा आरओई, जो कि है इस कंपनी का 19.0%। और क्योंकि इस कंपनी पर डेट बिल्कुल भी नहीं है इस वजह से जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो डायरेक्टली 90% निकल रहा है, जो कि ऑफ कोर्स बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तो बेसिकली आरओसी और आरओई इस कंपनी के काफ़ी बेहतर हैं। अब इसको अपन पीयर कंपेरिजन भी करके देख लेते हैं। अब दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे है इसी सेक्टर की बाकी सारी कंपनीज के आरओसी और इस कंपनी का आरओसी। आप देख सकते हो कि ये कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ कंपनी के आरओसी इससे बेहतर हैं, कुछ कंपनी के इससे बेकार हैं। और एक चीज़ भर देख करके अपन डिसाइड नहीं करते कि कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें, बट पर्सनली अगर इस चीज़ को देखें तो ये आरओसी और आरओई इस कंपनी का जो है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं है। अब दोस्तों अगर इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर पी रेशियो देखें तो वो 96.25 है। ऑफकोर्स 1 रुपये कमाने के लिए इसका मतलब 96 रुपये खर्च कर रही है ये कंपनी, तो इसका जो पी रेशियो पे थोड़ा सा बेकार नजर आ रहा है। और सेक्टर के पी से भी इस कंपनी का पी काफ़ी ज़्यादा है। इस कंपनी का पी भी 12.08 है और जबकि सेक्टर का पी भी 6.65 है। और पी भी जितना कम हो उतना ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसका मतलब है कि इस कंपनी का जो पी भी है वो ऑफकोर्स थोड़ा सा ज़्यादा है। इस कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 61.75% है, मतलब गवर्नमेंट की होल्डिंग है। इसका मतलब कंपनी डेफिनेटली विश्वसनीय है। म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे 3.22% की हिस्सेदारी खरीद रखी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी यहाँ पे ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मतलब 7.22% एंड 4.45%, जो कि काफ़ी बेहतर इन्वेस्टिंग होती है इनकी। इसके अलावा दोस्तों इस कंपनी में 23% के आसपास हिस्सेदारी जो है आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स की है। तो अगर दोस्तों आप इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को काफ़ी अच्छा कहोगे। अगर सिर्फ यही देख करके आपको पैसा लगाना होता तो आप शायद लगा सकते थे। अब दोस्तों इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखते हैं तो आप पाओगे कि लास्ट के 3 वर्षों में इस कंपनी ने लगातार अपने रेवेन्यू को थोड़ा थोड़ा ग्रो किया है, बट बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं हुआ है। और ऊपर से लास्ट के 4 सालों में देखोगे तो यहाँ पर 2021 में जरूर थोड़ा सा रेवेन्यू कम ही हुआ था। तो मेरे ख्याल से इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है ना वो बहुत तेज़ नहीं है। एंड इसके अलावा अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो लगातार 4 सालों में इस कंपनी ने प्रॉफिट तो बनाया है बट बहुत कम प्रॉफिट बना पा रही है ये कंपनी। तो दोस्तों अगर इनका फाइनेंशियल ट्रेंड आप भी ऑब्जर्व करो तो आपको भी लगेगा कि इनका फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ भी बहुत कम हो रही है और प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत खास नहीं हो रही है। ऑफ कोर्स नेगेटिव में नहीं जा रही है कंपनी, बट प्रॉफिट भी तो बहुत ज़्यादा नहीं बना पा रही है ना ये कंपनी।
अब दोस्तों एक बार इस कंपनी का ग्राफ देख लेते हैं। तो लास्ट के एक दिन का ग्राफ, एक वीक का ग्राफ, एक मंथ का ग्राफ, एक ईयर का ग्राफ, 5 ईयर का ग्राफ एंड मैक्सिमम ग्राफ। अब देखोगे इस कंपनी ने मैक्सिममली 2000% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट के 5 ईयर्स में 176% के रिटर्न्स दिए। ऑफकोर्स काफ़ी अच्छे रिटर्न्स होते हैं, बट अगर मल्टीबैगर के हिसाब से सोच रहे हो तो ये 5 ईयर्स में 176% के रिटर्न्स बहुत अच्छे भी नहीं होते। हाँ, स्टेबल रिटर्न्स चाहते हो 30% के आसपास तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। एंड 1 ईयर के रिटर्न्स देखोगे तो 300% से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं। अगर आप देखोगे तो लास्ट के 1-2 सालों में इस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अकॉर्डिंग टू ग्राफ। बट दोस्तों यहाँ पर आपको एक और चीज़ का अंदाज़ा जरूर लगाना पड़ेगा कि हाँ, इनके शेयर प्राइस तो बढ़े हैं, लेकिन शेयर प्राइस बढ़ा क्यों है जब इस कंपनी ने ना ही अपनी ग्रोथ दिखाई है, रेवेन्यू में भी ग्रोथ नहीं दिखी, इसका जो प्रॉफिट है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, तो आखिरकार इनका शेयर प्राइस क्यों बढ़ा है, आपको ये सोचना पड़ेगा ना। तो अब दोस्तों अपन इस कंपनी के बारे में लगभग काफ़ी सारी चीज़ें जान चुके हैं और अब अपन खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंपनी में अपन को इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को कोई भी रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं दूंगा कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करो या फिर ना करो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रिस्क एपेटाइट होती है, सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो मैं अभी आप लोगों से बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इन्वेस्ट करो या फिर ना करो। मैं अपना बता देता हूँ कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला हूँ या फिर नहीं। तो दोस्तों पर्सनली मुझे इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं लगा। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो जैसे पी रेशियो, पीवी रेशियो भी मुझे इस कंपनी के बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं लगे। तो मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट तो करूँगा, बट अभी मेरा प्लान बिल्कुल भी नहीं है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। हाँ, अगर ये कंपनी थोड़ा सा प्रॉफिट ग्रोथ और दिखाती है, थोड़ा रेवेन्यू ग्रोथ और दिखाती है, तो मैं ऑफकोर्स इसको एक अच्छी कंपनी मान सकता हूँ, क्योंकि ये मल्टीबैगर भी बन सकती है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी सिर्फ और सिर्फ 25,000 करोड़ के आसपास है। तो ऑफकोर्स मैं अभी इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करने वाला। इन फ्यूचर अगर ये कुछ अच्छे चेंजेस लाती है अपने आप में तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो फाइनली दोस्तों इस वाली वीडियो में इतना ही। इसके अलावा दोस्तों वारी का वीडियो देख सकते हैं एंड आलोक इंडस्ट्रीज़ का वीडियो देख सकते हैं एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।